हमारी परीक्षा में अंतिम सदस्य पूछा जाता है कि 166वां सदस्य कौन बना है, तो अच्छे से इसका नाम याद रखेंगे। दोस्तों, भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत जो है WTO का स्थापनाकालीन सदस्य है, यानी जब WTO की स्थापना हुई थी उसी समय भारत सदस्य बन गया था। दोस्तों, WTO को पहले गेट के नाम से जाना जाता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में बना था। इसका उद्देश्य था दुनिया में व्यापार बाधाओं को कम करना, लेकिन जो गेट था ना दोस्तों, वह एक अस्थायी समझौता था। आगे चलकर दोस्तों एक स्थायी संस्था के रूप में WTO की स्थापना हो गई 1995 में, यानी जो गेट था उसी का ही परिवर्तित रूप है WTO, लेकिन यह एक स्थायी संस्था है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना और निष्पक्ष बनाना, व्यापारिक विवादों को हल करना, सभी देशों को समान अवसर देना और व्यापारिक बाधाओं यानी टैरिफ को हटाना विश्व व्यापार संगठन का कुछ प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है क्योंकि जो विकसित देश है ना, वो WTO पर दबाव डालते हैं। जैसे अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगाता रहता है। देखिए, अब आधिकारिक भाषा की बात करें, हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि WTO की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अगर हम दोस्तों WTO के महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में एक महिला है जिनका नाम है ओगोजी ओकोंजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की एक महिला है और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगा। अगर आप 31 अगस्त के बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि महानिदेशक जो है यानी डायरेक्टर जनरल जो है बदल जाएगा। हालांकि इनका नाम याद रखना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि यह WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो अच्छे से याद रखेंगे कौन वर्तमान महानिदेशक है, नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है, और कहाँ की है, नाइजीरिया की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन है दोस्तों सार्क, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 की। मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है। यहीं से सार्क की सभी गतिविधियां संचालित होती है। अगर आपको सार्क का मुख्यालय याद नहीं होता है, क्योंकि ये तो परीक्षा में पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, और अगर यह याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सार्क क्या होती है, एक मछली होती है, और सार्क क्या करती है, काठ लेती है, यानी काठमांडू। सार्क क्या होती है, एक मछली होती है, और सार्क क्या करती है, काठ लेती है, यानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की बात करें तो कुल 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। सार्क में कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन दोस्तों इन 8 देशों के नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार लोकेशन देख लीजिए, आपके माइंड में ये सब बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा, उसी के जस्ट नीचे पाकिस्तान है, फिर हमारा प्यारा भारत है, और उसी के पास में है बांग्लादेश। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक आप जाएंगे तो यहाँ से एक क्रम आपको दिखाई पड़ेगा। इंडिया के नीचे आपको श्रीलंका दिखाई पड़ता है, उसी के पास में मालदीव है, और ऊपर 2 देश हैं, भूटान और नेपाल। तो इस तरह से आप सार्क की लोकेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सार्क के उद्देश्य क्या हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मिलकर लड़ना। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। दोस्तों, सार्क दिवस पूछा जा सकता है कि सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे कि 8 दिसंबर को हर साल सार्क चार्टर डे मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। भारत की भूमिका की बात करते हैं कि सार्क में भारत की क्या भूमिका है, तो दोस्तों भारत जो है सार्क का एक प्रमुख और सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत जो है सबसे बड़ा देश है। भारत सार्क की कई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और भारत ने सार्क सैटेलाइट को भी प्रस्तावित किया था। यह एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसका प्रयोग जो है सार्क कंट्रीज ही कर सकती थी। तो यहाँ पर हमारा सार्क जो है वो खत्म होता है, और अब हम बात करने वाले हैं बिमस्टेक की।
बीमस्टेक का सबसे पहले फुल फॉर्म देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है बीमस्टेक का? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय है दोस्तों ढाका, बांग्लादेश में। स्थायी सचिवालय की स्थापना 2014 में हुई थी, तो ये भी याद रखना है, अच्छे से याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है। ये है ढाका में। अगर यह आपको याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं बाय मिस्टेक, मतलब गलती से कोई मिस्टेक हो गई। बाय मिस्टेक मैंने किसी चीज़ को ढक दिया है। बाय मिस्टेक यानी बी मिस्टेक। बाय मिस्टेक कुछ चीज़ ढक दी है यानी ढाका, मतलब गलती से किसी चीज़ को ढक दिया है। तो बाय मिस्टेक यानी बी मिस्टेक, और बाय मिस्टेक से किसी चीज़ को ढक दिया है यानी ढाका। तो बी मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर आपको इनके नाम याद करना है तो आप ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भारत के पूर्व वाले जो देश हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं ना, वो भी मिस्टेक में शामिल हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सार्क में शामिल है और हमेशा ही भारत का विरोध करता है। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है आपका इंडिया, ये तो आप जानते हैं। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश आपको यहाँ दिख रहा है, ये म्यांमार, यहाँ पर थाईलैंड की लोकेशन दिख रही है, और नीचे है आपका श्रीलंका। तो 7 सदस्य देश हैं बीमस्टेक में। दोस्तों वर्तमान महासचिव की बात करें तो इंद्रमणि पांडे जो है बीमस्टेक के वर्तमान महासचिव हैं। इनका नाम इस वजह से याद रखना जरूरी है क्योंकि इनका संबंध भारत से है। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। देखिए ये जो है 2024 से है, इसका मतलब है कि अगले 3 सालों तक इंद्रमणि पांडे जो है वो बीमस्टेक के महासचिव रहेंगे। तो यहाँ पर अपडेट करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके उद्देश्यों की बात करेंगे। बीमस्टेक के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करना बीमस्टेक के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। दोस्तों बीमस्टेक ने 14 ऐसे क्षेत्र चुने हैं जिनको प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया है। हाल ही में एसएससी में यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि बीमस्टेक ने कितने क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वरीयता दी है, तो याद रखेंगे 14 क्षेत्रों को। दोस्तों इसमें शामिल है व्यापार, निवेश, परिवहन, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि। तो इस तरह से टोटल 14 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें बीमस्टेक ने प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भैया बीमस्टेक में भारत की क्या भूमिका है। तो दोस्तों भारत जो है बीमस्टेक को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा मानता है। सार्क के निष्क्रिय हो जाने के बाद में भारत जो है बीमस्टेक को विकल्प के रूप में प्रमोट कर रहा है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान स्थित है लेकिन बीमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है। अब देखिए सार्क में अगर पाकिस्तान होगा तो भारत का विरोध करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है तो भारत जो है इसको एक विकल्प के तौर पर देखता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तों आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। एक बार नाम देख लेते हैं फिर हम इन 10 सदस्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों 10 सदस्यों में शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। अगर दोस्तों आपको इन 10 देशों के नाम याद नहीं होते हैं तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है आई एम फर्स्ट बीवी ऑफ कलाम, मतलब मैं कलाम की पहली बीवी हूं। तो देखिए आई एम के आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, फर्स्ट के एफ से हो गया फिलीपींस, एस से हो गया सिंगापुर और टी से हो गया थाईलैंड। ठीक है, आई एम फर्स्ट हो गया। अब देखिए बचा है बीवी, तो पहले बी से हो गया आपका ब्रुनेई, दूसरे बी से हो गया वियतनाम। यहाँ पर ओप मैंने सेंटेंस को बनाने के लिए जोड़ा है। अब बचा है कलाम, तो के ए से हो गया दोस्तों आपका कंबोडिया, एल ए से हो गया आपका लाओस और एम से हो गया म्यांमार। इस तरह से आप 10 देशों को आसानी से याद कर सकते हैं। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है, यानी जब आसियान की
पॉलिसी सबमिट होती है तो भारत वहां पर उपस्थित होता है। अच्छे से याद रखेंगे कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आसियान के वर्तमान महासचिव डॉक्टर काओ किम होने हैं, जिनका संबंध कंबोडिया से है और इनका कार्यकाल 2023 से शुरू हुआ था, 2028 तक इनका कार्यकाल चलेगा। तो इसको अपडेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस अच्छे से याद रखेंगे कि वर्तमान महासचिव कौन है, काओ किम होने। आसियान दिवस की बात करें तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान के आदर्श वाक्य की बात करें, आदर्श वाक्य है दोस्तों वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। दोस्तों, कहीं कहीं आपको देखने को मिला होगा कि आसियान में टोटल 11 सदस्य शामिल हैं, 11 देश शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों तिमोर लेस्टे को 2022 में सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभी इसको पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई है। इसी वजह से वर्तमान में टोटल 10 सदस्य आसियान में शामिल हैं। 11वें सदस्य यानी तिमोर लेस्टे को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो टोटल इसमें 32 सदस्य शामिल हैं, यानी 32 देश नाटो में शामिल हैं। 2024 में स्वीडन को इसमें शामिल किया गया था। यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो अच्छे से याद रखेंगे कि स्वीडन जो है वो अंतिम रूप से नाटो में शामिल हुआ है। अब भैया नाटो क्यों बना था, क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के प्रभाव और विस्तार को रोकने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। देखिए नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 5। दोस्तों आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, मतलब अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश उसे सामूहिक रूप से जवाब देंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भैया कौन सा ऐसा अनुच्छेद है नाटो का जो यह कहता है कि अगर एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी देश उसका जवाब देंगे। तो अच्छे से याद रखेंगे कि आर्टिकल 5 ऐसा कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में होगा कि आर्टिकल 5 का कभी प्रयोग किया है या फिर नहीं किया गया है, तो इसका प्रयोग दोस्तों केवल एक बार किया गया है 9/11 के आतंकी हमले के दौरान। दोस्तों अमेरिका पर हमला होने के बाद नाटो के देशों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही की थी। देखिए अब यहाँ पर बात करें कि नाटो की कौन कौन सी गतिविधियां होती है। दोस्तों सदस्य देशों के बीच में सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है, सामूहिक रूप से सुरक्षा मिशन चलाए जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान में सभी नाटो सदस्यों ने मिलकर कार्य किया था। तो यहाँ पर हमारा नाटो खत्म होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों ब्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो ब्रिक्स लिखा हुआ है ना उसके ही नामों को यहाँ पर बताया गया है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में रशिया के नेतृत्व में एक अनौपचारिक समूह के रूप में हुई थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन 2009 में हुआ था। तो अच्छे से याद रखेंगे अधिकांश परीक्षाओं में 2009 को सही माना जाता है कि भैया इसका गठन 2009 में हुआ था, और ये सही भी है क्योंकि औपचारिक गठन 2009 में हुआ था। ठीक है, 2006 में तो केवल अनौपचारिक रूप से एक ग्रुप बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में, और पहला सम्मेलन जो है दोस्तों वो भी 2009 में ही हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें केवल 4 देश शामिल थे, इनका नाम था ब्रिक। ठीक है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और दोस्तों ये जो ब्रिक शब्द है ना वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने दिया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्रिक शब्द है ना वो किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया। तो अच्छे से याद रखेंगे जिम ओ नील नामक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ब्रिक शब्द दिया था। ब्रिक शब्द को 2001 में जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था। आगे चलकर दोस्तों 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कुछ करंट अपडेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स समिट हुई है 2025 में जुलाई माह में। दोस्तों 17वां शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया और कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी अधिक
समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। दोस्तों, भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए, 17वां कहाँ हुआ है? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। अब 18वां कहाँ होगा? भारत में होगा। और कब होगा? 2026 में। 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी थीम को भी आपको याद रखना है। कुछ और भी यहाँ पर घटनाएं हुई उनको देखते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स में साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन ये सभी इतने जरूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल कर लिया है। इससे पहले दोस्तों 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं, इसी के साथ साथ मिस्र और इथियोपिया को भी इस समूह में शामिल किया था। तो यहाँ पर हमारा ब्रिक्स वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉन्ट्रियल संधि के माध्यम से हुई थी, जिसको ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से हुई, तो इसको याद रखेंगे मॉन्ट्रियल संधि के माध्यम से। ठीक है, मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सदस्य कितने हैं? तो टोटल इसमें 27 सदस्य देश शामिल हैं। पहले 28 थे, लेकिन यूके यानी ब्रिटेन ने 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था, जिसको ब्रेक्जिट कहा गया था। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा चलती है यूरो। दोस्तों, सभी 27 देश जो है यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। फिलहाल 19 देश ही यूरो जोन में हैं। थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन है जो सीमाओं को कम करके एकता और साझा नीतियों को अपनाता है। एक एग्रीमेंट है दोस्तों, शेंगेन एग्रीमेंट। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ में यात्रा करना काफ़ी आसान होता है। एक बार वीज़ा अगर मिल जाता है तो बाकी के 26 देशों में घूमने के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं होती। एक देश का वीज़ा लो और बाकी 26 देशों में आप आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, सभी देश जो है वो नाटो के सदस्य नहीं हैं। कभी कभी स्टेटमेंट के तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश नाटो के भी सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसको भी याद रखना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऐड किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम बात करेंगे G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1999 में एशियाई आर्थिक संकट के बाद। इसकी मुख्यालय की बात करें तो भैया इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, यानी G20 का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है दोस्तों। हर वर्ष अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, सदस्य देशों की बात करें तो टोटल इसमें 19 देश शामिल हैं। इसी के साथ 2 यूनियन यानी 2 संघ भी शामिल हैं। कौन कौन से? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो अभी हाल ही में 2023 में शामिल हुआ है। तो G20 में 19 देश प्लस 2 यूनियन यानी संघ शामिल हैं। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि G20 क्या है, तो G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। दोस्तों, ये जो G20 है यह दुनिया के 85% GDP, 75% वैश्विक व्यापार और लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था वाशिंगटन DC में। दोस्तों, G20 के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी और उस दौरान थीम थी दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। दोस्तों, जब भारत ने अध्यक्षता की G20 की तो उस दौरान अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से
याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला है दोस्तों G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 में और पहली बैठक हुई थी फ्रांस में। जब ये स्थापित हुआ था तो इसको G6 कहा जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें 6 देश शामिल थे, लेकिन बाद में कनाडा जुड़ गया तो 1976 के बाद इसको G7 कहा जाने लगा। मुख्यालय जो है कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, जहां भी इसकी समिट होती है वो देश इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों रूस को 1998 में शामिल कर लिया गया था। इसकी बाद में ये जो समूह है वो G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद में रूस को निकाल दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल फिलहाल में भी जो रूस है और जो यूक्रेन है, इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो G7 से उसको लात मार के निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि भारत, चीन और ब्राजील जो है G7 के सदस्य नहीं है। स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि G7 में भारत शामिल है या फिर नहीं है, तो भैया भारत भी शामिल नहीं है, चीन भी नहीं है और ब्राजील भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि G7 में कौन कौन शामिल हैं। इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है जूस GF, यानी GF के साथ में बैठकर आप जूस पी रहे हैं। अब GF क्या होती है ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जूस पी रहे हैं GF के साथ में, तो देखिए जैसे हो गया आपका जापान, U से हो गया आपका USA, I से हो गया आपका इटली, ठीक है, C से हो गया दोस्तों आपका कनाडा, E से हो गया आपका इंग्लैंड जिसको UK भी कहा जाता है, ठीक है, जूस हो गया। अब G से हो गया जर्मनी और F से हो गया फ्रांस। तो इस तरह से आप ऐसा याद कर सकते हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, जूस GF, यानी GF के साथ में बैठकर आप जूस पी रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको पसंद आए तो भैया कमेंट करना। वैसे भी सब मानते तो है नहीं है, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। अगर मन हो तो कमेंट करना, नहीं तो मत करना भैया, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें। अब अगला संगठन है दोस्तों हमारा ओपेक, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है दोस्तों। 1965 में इसके मुख्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 12 देश शामिल हैं। देखिए ये बदलते रहते हैं, तो कभी कभी आपको वेबसाइट पर 13 देखने को मिल सकते हैं, कहीं कहीं आपको 14 भी बताए गए होंगे, लेकिन मैंने जो डाटा लिया है वो दृष्टि IAS से लिया है। 12 फरवरी 2025 को इनका जो एक एडिटोरियल आया था, तो वहां से मैंने इस डाटा को लिया है, तो थोड़ा सा हम दृष्टि पर विश्वास कर सकते हैं। तो ओपेक में कितने देश शामिल हैं, 12 देश शामिल हैं। कौन कौन से, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। इसका प्राथमिक उद्देश्य तेल उत्पादन में समन्वय स्थापित करना और तेल बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ADB की, यानी एशियाई विकास बैंक। इसको अंग्रेजी में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। टोटल 69 देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो एशिया में गरीबी घटाना इसका एक उद्देश्य है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे में निवेश करना। भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक से भारत को विकास परियोजनाओं के लिए हमेशा ही लोन मिलता रहता है, और भारत जो है एशियाई विकास बैंक से सबसे अधिक लोन लेने वाले देशों में शामिल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे दोस्तों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक दोस्तों नई दिल्ली में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। दोस्तों
WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसी वजह से 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की भारत जो है WHO का सदस्य है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक नई दिल्ली में है। महानिदेशक की बात करें कि वर्तमान में कौन महानिदेशक हैं WHO के, तो इनका नाम है दोस्तों टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस। इनका नाम अच्छे से याद रखना है, टेड्रोस ही आप याद रख लेंगे, इतने में आप क्लिक कर जाएंगे, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस। और दोस्तों महानिदेशक जो होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनेस्को की। दोस्तों यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और सुरक्षा में भी योगदान देता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में 193 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसी के साथ 12 सहयोगी सदस्य भी इसमें शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों 28 जुलाई 2025 तक यानी आज की तारीख तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 2024 में अहोम राजवंश के मोइदम को 43वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों रिसेंटली यानी हाल ही में 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो अच्छे से याद रखेंगे 43वां और 44वां, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची 1983 से शुरू हुई, यानी 1983 से पहले भारत में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं थे। तो याद रखेंगे अगर परीक्षा में 1983 से पहले कोई भी ऑप्शन दिया जाता है तो वो गलत होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऐड किया है इस पॉइंट को, और अलग तरह से मैंने इसको कलर में डाला है। दोस्तों 1983 में ताजमहल, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाओं और आगरा के किले को शामिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की, जिसका पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस